तो क्या पढ़ रहे थे अपन? कछवा वंश। कछवा वंश में अपन ने सबसे पहला कौन सा शासक देखा था? सबसे पहले देखा था अपन ने तेजकरण। तेजकरण का दूसरा नाम, दूसरा कौन सा था? पजवन था। तीसरा कौकिल देव या काकिल देव। फिर चौथा रामदेव। फिर पांचवा बारमल या बिहारीमल, बारमल है ना। उसके बाद में भगवन दास। भगवन दास के बाद में मान सिंह, और मान सिंह के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह। क्या इसको मैं जय सिंह प्रथम बोल सकता हूं? और एक आ जाता है कौन सा? सवाई जय सिंह। आज अपन ये दोनों देखते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह कौन था और सवाई जय सिंह कौन था। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मिर्जा राजा जय सिंह की। किसकी? मिर्जा राजा जय सिंह की। ये माना जाता है मिर्जा राजा जय सिंह, एक्चुअल में इसका नाम था जय सिंह प्रथम। क्या नाम था? जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति था कौन? शाहजहां। कौन था भाई? शाहजहां। शाहजहां ने इसे एक बार गांधार अभियान पे भेजा था भाई। कहां पे भेजा था? गांधार। नाम सुना होगा गांधार का। तक्षशिला का किधर पड़ते हैं? पाकिस्तान की तरफ, है ना। तो गांधार अभियान पर भेजा था, तब इसे कौन सी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की। वैसे इसका नाम था जय सिंह प्रथम, इसका नाम था जय सिंह सेकंड, है ना। तो शाहजहां ने इसे गांधार अभियान पे भेजते समय कौन सी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की। वैसे इसकी एक और उपाधि मिलती है, उस उपाधि का नाम है बाबा जी, है ना, मेरी तरह बाबा जी, है ना। और ये बाबा जी जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। यानी कि इसकी दो उपाधियां हैं, एक तो कौन सी? मिर्जा राजा, और एक कौन सी? बाबा जी। बाबा जी किसने दी और ये मिर्जा राजा की किसने दी? कभी कभी पूछ लेते सीधा सीधा कि बताओ मिर्जा राजा की उपाधि किस अभियान के दौरान दी गई। एक बात ये पूछेंगे कि इसने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की, तो मुगल बादशाहों की मैं बात करूं तो 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। एक तो जहांगीर, जहांगीर से शुरू करोगे आप। जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन 3 राजाओं की सेवा की थी। मैं कह सकता हूं कि इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की, है ना। 7, देखो यहाँ पे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला कौन है? मिर्जा राजा। मिर्जा राजा जय सिंह। ये माना जाता है आगे जाके एक बार औरंगजेब क्या करेगा, इनका नाम भी बदल देता है। कैसे? कि इस जय सिंह का तो नाम कर देता है विजय सिंह, और विजय सिंह का नाम कर देता है जय सिंह। वैसे इसका नाम विजय सिंह हुआ करता था, तो विजय सिंह का जय सिंह और जय सिंह का विजय सिंह। वो इसलिए कर देता है क्योंकि आपको पता हो मिर्जा राजा के समय में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकारी जो संघर्ष चल रहा था वो किन में चल रहा था? वो मुगलों में चल रहा था। किन में चल रहा था? मुगलों में। आपको पता हो तो मुगलों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? औरंगजेब। वैसे तो हालांकि मुगलों में और भी बहुत सारे, है ना। अंतिम शासक तो था बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति वाला, लेकिन वैसे मेन मेन शासकों की बात करूं तो अंतिम राजा था कौन? औरंगजेब। आप मुगल भी पढ़ते हो तो शायद औरंगजेब की बात में नहीं पढ़ते, है ना। तो लगभग औरंगजेब। तो औरंगजेब और औरंगजेब के 3 भाई और थे। कौन कौन थे? नाम है सुजा, मुराद, और एक है कौन सा? वो मुरीद, और एक कौन सा है? औरंगजेब। मतलब ये 4 भाई थे। कौन कौन से? औरंगजेब, सुजा, मुराद और दारा, और दारा। तो ये 4 भाई थे। इन 4 भाइयों को मतलब वसीयत को लेके या रियासत को लेके आपस में झगड़ा हो गया था, और वही क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष। उस उत्तराधिकारी संघर्ष में ये मिर्जा राजा जय सिंह है ना, ये औरंगजेब की तरफ से न लड़के दारा की तरफ से, कभी सुजा की तरफ से लड़ता था। इस वजह से जब वो राजा बना था तब इसको एक बार हटा देता है और इसका नाम विजय सिंह की जगह जय सिंह कर देता है, या जय सिंह की जगह विजय सिंह। इसलिए इन दोनों का नाम चेंजेस कर देता है। उत्तराधिकारी संघर्ष अपने यहाँ कोई काम का नहीं है, ये इंडिया लेवल की जीके या फिर मुगल जब पढ़े अपन तब की बात है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अब और बात करें भाई मिर्जा राजा की क्या क्या बातें हैं, तो मिर्जा राजा की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, ये माना जाता है पुरंदर की जो संधि है ना वो हुई थी कब? 16, एक मिनट, एग्जैक्टली डेट क्या है?
11 जून 1665। पुरंदर की संधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडिया लेवल पर या राजस्थान लेवल पर बार बार पूछी जाती है। पुरंदर है ना, ये पुरंदर किला पड़ता है भाई, ये पुरंदर किला पड़ता है कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। यानी कि महाराष्ट्र के पुरंदर किले में 11 जून 1665 को एक संधि हुई, और ये संधि हुई ना, ये किस किस के मध्य हुई? ये हुई थी अपने शिवाजी वर्सेस कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। अच्छा मैं ये कहूं, ये मिर्जा राजा जो जय सिंह है, ये गए हुए थे किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। ये माना जाता है कि मराठाओं के और औरंगजेब के कभी नहीं बनती थी। जानी दुश्मन सा, कट्टर बचा दुश्मन। कौन कौन? शिवाजी और औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के और शिवाजी के कभी नहीं बनती थी। तो औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए किसको भेजा था? मिर्जा राजा जैसे। भाई ये भी राजपूत है ना। शिवाजी भी ये माना जाता है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का ही एक राजा है, गोहिल वंश का ही एक राजा है। तो वो भी एक तरीके से राजपूत ही माना जाता है। ये माना जाता है कालांतर में प्राचीन समय में वो महाराष्ट्र की तरफ चला गया था। चलो कोई बात, मैंने उनके वंशज वहां चले गए थे। तो ये माना जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था शिवाजी को हराने के लिए। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में कैद कर लिया, और पुरंदर में जो किले में कैद करके एक संधि की, वो संधि वाली जो डेट है वो कौन सी है? 11 जून 1665। तो कभी कभी पूछ लेते हैं पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665। और पुरंदर का जो किला है वो कहाँ पे है, और किस किस के मध्य हुआ? अच्छा शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह ऑप्शन में नहीं आए तो क्या आएगा? भाई एक्चुअल में हुई तो इसके और इसके मध्य, इसकी तरफ से गया कौन है? अच्छा इस संधि की शर्त क्या है? इस संधि में यह माना जाता है कि शिवाजी से 35 किले ले लिए थे, 35 में से 23 किले ले लिए थे। एक्चुअल में शिवाजी ने जो मुगलों के अधीन में जो किले थे अपने राजपूतों के या मराठाओं के, उनको जीत लिया था लगभग। और शिवाजी ने अपने अधिकार में कितने किले कर लिए थे? 35 किले। उन 35 में से 23 किले वापस किसको देने पड़े? मुगलों को। इस संधि के तहत, इस संधि के तहत 23 किले ये मुगलों को सौंप देता है, और मुगलों को सौंप कर किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है? मुगलों की। कौन? शिवाजी। शिवाजी ने इस पुरंदर की संधि के तहत अपने 35 में से 23 किलो किसको दे दिए थे? औरंगजेब को। किसको? और किसकी अधीनता स्वीकार कर दी थी? अब अगर किसी की अधीनता स्वीकार की जाती है ना, तो बदले में कोई ना कोई खास व्यक्ति उसके दरबार में भेजा जाएगा। भाई संधि का मतलब ये थोड़ी है कि किले दे दिया और हो गई संधि। अरे किले तो कल वापस भी जीत सकते हैं, वापस युद्ध करके वापस हासिल कर सकते हैं। तो ये माना जाता है शिवाजी ने इस संधि के तहत, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को, किसको? संभाजी को कहां भेजा था? मुगल दरबार में भेजा था। ध्यान रखना ये बात कि इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को किसके दरबार में भेजा था? मुगल दरबार। और ये वचन लिया था किससे? मिर्जा राजा जय सिंह के, कि मेरे साथ या मेरे पुत्र के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारे आत्मसम्मान पर कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। तब मिर्जा राजा जय सिंह ने इन्हें जबान दी थी कि आपके आत्मसम्मान के साथ या आपकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, ये मेरी जबान है। भाई एक राजपूत दूसरे राजपूत को क्या दे रहा है? जबान दे रहा है। तो ये माना जाता है शिवाजी ने किसको भेजा? संभाजी को भेज दिया था। और फिर बाद में ये माना जाता है कि जब शिवाजी जाता है औरंगजेब के दरबार में, तब ये माना जाता है औरंगजेब ने बड़ी बेइज्जती की थी किसको? शिवाजी की। तो शिवाजी को ये रास नहीं आया था, तो शिवाजी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और तुरंत ही औरंगजेब ने क्या कर लिया था? उसको कैद कर लिया था। ये पूछा जाता है ना। और वो कैद किया था, वो किया था राम सिंह की हवेली पर। कहाँ पे? राम सिंह की हवेली। और ये राम सिंह की जो हवेली है ना, वो है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। ये ध्यान रखना। पूछ लेते हैं कि बताओ शिवाजी को कहाँ कैद किया गया? राम सिंह की हवेली में। राम सिंह की हवेली कहाँ पे है? किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। और बाद में ये माना जाता है इसको और इसके पुत्र को छुड़वाने का काम है ना, वो किसने किया था? क्यों किया था? क्योंकि जबान दी थी, भाई आपके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। तो ये पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ पुरंदर की संधि कब हुई थी रे? कब हुई थी? किसके किसके मध्य हुई थी? औरंगजेब के मध्य। कितने किले देने पड़े थे? 23 किले देने पड़े थे। और किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? मुगलों में किसकी? औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। 35 में से 23 किले दे दिए थे। बताओ पुत्र को भेजा था नहीं भेजा था? पुत्र का नाम क्या था? जब शिवाजी गया था तब उसको किसको कैद कर लिया गया था?
कहाँ पे कैद कर लिया गया था? राम सिंह की हवेली आगरा के अंदर। और इनको छुड़वाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो एक तो ये पुरंदर की किले, है ना। तो मैं कह रहा था मिर्जा राजा जयसिंह की बात, मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। अब देखो, एक इनके शासनकाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बिहारी जी। बहुत ही प्रसिद्ध कवि है बिहारी, है ना। बिहारी का जो जन्म हुआ है वो वृंदावन में हुआ है। कहाँ हुआ है? वृंदावन। वृंदावन बोल दो, मथुरा बोल दो, बात एक ही बात, यूपी में, है ना, है ना। भाई कहाँ पे हुआ है जन्म? मथुरा में, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि वृंदावन में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने एक सतसई लिखी थी, उस सतसई का नाम है बिहारी सतसई। कौन सी सतसई? बिहारी सतसई। जैसे ही सतसई का नाम आ जाए, ग्रंथ है, बिहारी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? बिहारी सतसई। जैसे ही सतसई का नाम आ जाए, आप दिमाग रखना भाई 700 दोहे होते। कितने दोहे? 700। अरे दोहे कितने होते हैं? 700। लेकिन बिहारी सतसई अपवाद है, इसमें कितने दोहे हैं? हाँ, जहां सतसई शब्द आ जाएगा बिना देखे आप कर लेना कितने दोहे होंगे? 700। लेकिन बिहारी सतसई में दोहे पूछ ले तो 713 दोहे। और ये दोहे होते थे मतलब मोटिवेशनल टाइप के से, है ना। जात पात, ऊंच नीच का आडंबर, भेदभाव का आडंबर खत्म करने वाले, राजा महाराजाओं के गुणगान से संबंधित, है ना। कोई कुप्रथाएं चलती थी उनको खिलाफ, उनको तोड़ने की आजादी, है ना, ऐसे। तो 713 दोहे होते थे। सतसई में हमेशा सबसे पहले पूजा की जाएगी भगवान कृष्ण की। किसकी? भगवान कृष्ण की। लेकिन बिहारी सतसई में सबसे प्रथम पूजा की गई है किसकी? राधा की। किसकी? राधा की। यह माना जाता है अपने जयपुर की तरफ या ढूंढाड़ की तरफ जो भाषा चलती थी वो चलती थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? वैसे तो बोलते हैं ढूंढाड़ी, लेकिन भाई ब्रज के क्षेत्र के आसपास था, इसलिए कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। और वैसे इनका जन्म अगर मथुरा में हुआ है, भगवान कृष्ण को मानते हैं, वो माता राधा को मानते हैं, तो भगवान कृष्ण और राधा को अगर मानने वाले हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? ब्रजभाषा का। सीधी सी बात है। तो अगर आपसे पूछ ले बिहारी सतसई में कितने दोहे? 713 दोहे। किसकी पूजा की सर्वप्रथम? राधा की। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ये माना जाता है ये कालांतर में आगे थे किसके दरबार में? हालांकि पहले ये वही थे, लेकिन इनके दोहे अच्छे लगे, इनका काम करने का तरीका, है ना, इनका अंदाज बहुत अच्छा लगा, तो मिर्जा राजा जयसिंह इनको अपने साथ में जयपुर लेके आ गए थे। और ये माना जाता है ये एक एक दोहे लिखते थे, एक एक दोहे के ऊपर, एक एक दोहे के ऊपर सोने के सिक्का देता था भाई। ये बात ध्यान रखना। कौन देता था? मिर्जा राजा जयसिंह। मतलब इतने अच्छे दोहे लिखते थे, इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे, तो कि एक एक दोहे के ऊपर एक एक सोने के असरतियां, असरतियां का मतलब सिक्का, एक एक सोने का सिक्का देता था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। जब बिहारी सतसई लिखी ना, तो ये माना जाता है काली पहाड़ी की जागीर दे दी थी। जयपुर में एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? काली पहाड़ी। तो ये इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि काली पहाड़ी की पूरी जागीर, जागीर का मतलब होता है फिर वहां का ये जागीरदार हो जाएंगे, बिहारी जी वहां के क्या हो जाएंगे? जागीरदार, ठाकुर हो जाएंगे। तो काली पहाड़ी की पूरी जागीर ही दे दी थी। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो इस सतसई में 700 दोहे होते हैं। सर्वप्रथम राधा की पूजा की है कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। उसके बाद में एक एक दोहे के ऊपर सोने का सिक्का दिया जाता था, काली पहाड़ी की जागीर भी दी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा बताओ, मिर्जा राजा जय सिंह की जानकारी अपन को किससे मिलती है? हालांकि बिहारी का एक भांजा भी है, उस बिहारी के भांजे का नाम है कुलपति मिश्र, है ना। वो कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथ लिखे थे। भाई देखो, बिहारी अगर सच सही लिख सकता है तो भांजा भी तो एक्सपर्ट हो गई। तो बिहारी के भांजे ने, कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथ लिखे थे। और उन 52 ग्रंथों में ये माना जाता है दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है। दक्षिण अभियान का मतलब जैसे मराठाओं ने दक्षिण अभियान किए, औरंगजेब ने दक्षिण अभियान किए, उनकी जानकारी मिलती है कुलपति मिश्र के 52 ग्रंथों से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में एक आते हैं अपने, कौन से? सवाई जयसिंह। कौन से? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई की उपाधि इससे किसे दी? औरंगजेब ने दी। किसने दी? औरंगजेब ने। मैंने कहा था कि अगर आपसे पूछ ले कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। सवाई की उपाधि किसने दी? उसने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? इसने कितने मुगल बादशाहों की? अब आप सोच रहे कि साथ कैसे? भाई औरंगजेब के बाद में कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, है ना। छोटे छोटे थे,
और अयोग्य शासक थे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, इसलिए कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा। तो आपसे पूछ ले कि बताओ सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की? 7 मुगल। उसकी उपाधि थी मिर्जा राजा और उसका एक नाम था बाबाजी। उसी प्रकार इसके भी कुछ उपनाम है भाई। कौन कौन से उपनाम है बता सकते हो आप? है रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह कहा जाता है इसे। इसे मोहम्मद शाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह। इसे चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। इसे राज राजेश्वर कहा जाता है, राज राजेश्वर। मतलब रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह, चाणक्य, राज राजेश्वर, ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? सवाई जैसे, अरे सही बोल रहा हूं? ठीक है, ये सारे के सारे उपनाम इसी के हैं। हालांकि आप अगर इसको पढ़ रहे हो ना, तो आपको वैसे ज्यादा डिटेल नहीं, केवल 4 बातें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी 4 डेट आपको याद होनी चाहिए? एक तो 1708 की, एक 1727 की, एक 1734 की, और एक 1740 की। अगर आपको ये 4 डेट याद है, लगभग सारी चीजें याद आ गई। अब कैसे? 1708 में हुआ था देबारी समझौता। कौन सा समझौता? समझौता। 1727 में जयपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना। 1734 में हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? और 1740 में अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अगर मैं ये कहूं कि ये 4 डेट कैसे इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन लगभग अगर सवाई जय सिंह से आएगा ना, तो यहीं से आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 1708 की। 1708 में हुआ था देबारी समझौता। देबारी एक जगह पड़ती है, वो देबारी जो जगह पड़ती है वो कहां पड़ती है? उदयपुर के अंदर। देबारी समझौता क्यों हुआ? ये माना जाता है कि बार बार राजस्थान में मराठाओं के आक्रमण होने लगे, और मराठाओं के आक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा कोई परेशान था तो वो जयपुर का राजा था। तो इसने क्या किया? सहायता मांगी मारवाड़ के अजीत सिंह से। किससे? मारवाड़ के, मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह से सहायता मांगी। तो मारवाड़ का अजीत सिंह बोला कि यार मेरे से बढ़कर तो आप खुद हो। कौन हो? आप खुद हो। आपके पास सैनिक शक्ति ज्यादा है, आपका पूरा राज्य बड़ा है, और मेरे से ज्यादा आपके पास हर तरीके से सपोर्ट है। तो मेरे से ज्यादा सपोर्ट होने के बावजूद भी आप खुद ही अगर मराठाओं का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कैसे आपकी सहायता करूंगा? अगर राजस्थान में मराठाओं के खिलाफ अगर कोई आपकी सहायता कर सकता है, तो सहायता एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो कर सकता है मेवाड़ का राजा। कौन? मेवाड़ का राजा। और मेवाड़ का राजा कौन था भाई? अरे देबारी समझौते के समय मेवाड़ का राजा कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह। कि आपकी सहायता कर सकता है तो कौन कर सकता है? मेवाड़ का महाराणा कर सकता है। तो ये माना जाता है कि सवाई जय सिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह दोनों किसके पास जाते हैं? अमर सिंह के पास जाते हैं सहायता लेने के लिए। और ये माना जाता है अमर सिंह पहले तो मना कर देता है ना? फिर बाद में ये माना जाता है सवाई जय सिंह के बहुत ज्यादा प्रयास से और मारवाड़ के अजीत सिंह के प्रयासों के कारण वो हाँ कर देता है। कौन? ये मेवाड़ का अमर सिंह। लेकिन इसने कहा, एक शर्त रख दी कि मैं आपकी सहायता तो करूंगा, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये थी कि मेरी पुत्री है जिसका नाम है चंद्र कंवरी। कौन सी कंवरी? चंद्र कंवरी। इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं, है ना? चंद्र गौरी। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। चंद्र गौरी, इसका मतलब ये माना जाता है कि अमर सिंह ये कहता है कि मेरी जो बेटी है वो है चंद्र कौरी, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। और ये माना जाता है कि उसका विवाह इस सवाई जय सिंह के साथ हो जाता है, लेकिन एक शर्त होती है कि तुम दोनों के विवाह के बाद तुमसे जो पुत्र होगा ना, वो भावी राजा कहां का बनेगा? वो जयपुर का बनेगा। कहां का? जयपुर का। ये माना जाता है चंद्र कंवरी का और इस सवाई जय सिंह का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम है माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। और ये माना जाता है इस सवाई जय सिंह के पहले से ही एक बड़ा पुत्र था, उस बड़े पुत्र का नाम क्या था? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह। यानी कि इसके एक पुत्र था ईश्वर सिंह, एक पुत्र था माधो सिंह,
अब लफड़ा ये होता है कि कायदे से राजा किसको बनना चाहिए था, लेकिन देबारी समझौते के अनुसार राजा कौन बनेगा, क्योंकि देबारी समझौते में ये कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में हमारी जो पुत्री का विवाह वो आपसे होगा, और भावी पुत्र जो होगा वो जयपुर का क्या बनेगा, महाराणा बनेगा। तो एक बात बताओ, सवाई जय सिंह के दो पुत्र हो गए, एक तो ईश्वर सिंह और एक माधो सिंह। बड़ा पुत्र ईश्वर सिंह है, शर्त के अनुसार छोटा पुत्र कौन है, माधो सिंह। कायदे से राजा बनना चाहिए ईश्वर सिंह को, और आगे जाके राजा कौन बन जाएगा, तो ईश्वर सिंह जब राजा बनता है तब ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य में सीमा विवाद हो जाते हैं, उत्तराधिकारी संघर्ष के विवाद हो जाते हैं। मतलब ग्रह कलेश का जो सिस्टम होता है ना, वो यहाँ आके शुरू होता है नहीं होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसके आगे जाके दो पुत्र होते हैं ईश्वर सिंह और माधो सिंह, इनके बीच में आगे जाके तुंगा के युद्ध, पाटन के युद्ध, वो युद्ध होंगे, ठीक है। तो ये वो देबारी समझौता है। तो देबारी स्थान पूछ ले तो उदयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं किसकी, 1727 की। डेट कब की है, डेट 18 क्या अप्रैल, 18 अप्रैल 1727। 18 अप्रैल 1727 किसकी स्थापना हो गई, जयपुर की। 18 नवंबर, सॉरी यार नवंबर कर लो, 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 को किसकी स्थापना हो गई, जयपुर की स्थापना हो गई। यह माना जाता है जयपुर की स्थापना, मैं थोड़ा यहां बता देता हूं, ये जयपुर है ना, ये जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बसा हुआ है, तर्ज पर। जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर बसा हुआ है, मतलब मैं कह सकता हूं समकोण पर बसा हुआ है। समकोण पर कैसे, कि यहां पे सड़कें ऐसे बनी हुई है, समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, और यहां पे क्या बने हुए हैं, यहां घर बने हुए हैं। जयपुर को बनाने से पहले यह माना जाता है इराक शहर है, इराक में एक शहर है बगदाद, है ना, और चीन में एक शहर है बाकू बाकू नाम का, ऐसे कुछ है ना, केंटन शहर, है ना। वो केंटन शहर का और बगदाद शहर का मैप देखा गया था, क्योंकि ये दोनों शहर है ना समतल भूमि के ऊपर है। अधिकतर जितने भी दुर्ग बनते हैं, जितने भी शहरों की स्थापना होती है, वो या तो झाड़ियों के मध्य, या पहाड़ों के मध्य, या मरुस्थल के मध्य बनाए गए हैं, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से, कि आसानी से कोई दूसरी सेना आक्रमण नहीं कर सके। लेकिन जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो समतल भूमि पर बसा हुआ है, और समतल भूमि पर कोई भी राजा कभी भी आक्रमण कर देगा। इसलिए यह माना जाता है कि इराक का शहर है बगदाद और चीन का शहर है कैंटन, वहां का जाके मैप देखा गया, क्योंकि वो शहर भी समतल भूमि पर बसे हुए हैं। और उन दोनों के मैप को देखते हुए, उन दोनों की बनावट को देखते हुए अपने जयपुर शहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो आपसे पूछ ले कि जयपुर का निर्माण करने से पहले किन दो शहरों का मैप देखा गया था, बगदाद और कैंटन, ठीक है। मैं कहूं ये किसकी तर्ज के ऊपर बसा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे सड़कें समकोण पर काटती है, इधर घर बने हुए हैं ना, वैसे ही जयपुर में भी समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, और चारों तरफ क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो जयपुर की स्थापना करने वाला जो पंडित था, उस पंडित का नाम है जगन्नाथ। कौन है, जगन्नाथ। और इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार का मतलब मैं कह सकता हूं इंजीनियर, वो इंजीनियर था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। हाँ, विद्याधर अपना एमएलए साहब नहीं, है ना, तो विद्याधर भट्टाचार्य। तो वास्तुकार या इंजीनियर कौन है, विद्याधर भट्टाचार्य, और पंडित कौन है, जगन्नाथ।